हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होगी DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर और उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस TGT SST के ऊपर जो भी सिलेबस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि DSSB का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखिए DSSB TGT हो या PRT हो या फिर PGT हो, ये दो पेपर में कंडक्ट कराता है। एक होता है जनरल पेपर, ठीक है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है ना, जैसे PRT की बात करें हम तो PRT में होता है CDP से रिलेटेड, ठीक है ना, सारा पोर्शन 100 नंबर्स का। लेकिन TGT में जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं उसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो पेपर के बारे में बता देता हूँ। एक पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड, ठीक है, मतलब कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर जनरल पेपर और दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड। ठीक है, पहले पेपर की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहले आता है 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। एक होता है हिंदी, ठीक है, एक होता है हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में ही आपसे करंट अफेयर भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वेटेज की बात करूं तो ये हिंदी अराउंड 20 नंबर की, एंड इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश भी 20 नंबर की पूछी जाती है, मैथ भी 20 नंबर की पूछी जाती है, रीजनिंग भी अप्रॉक्सीमेट ये आइडिया है, ठीक है ना, तो ये 20-20 नंबर के सभी होते हैं। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी 20 नंबर का होता है। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में वो किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ता हो, मतलब कि साइंस हो या फिर मैथ हो या फिर किसी भी और चीज़ का हो, तो उसे ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन करना ही पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सभी पोर्शन आते हैं। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स के हो गए। ठीक है, ये हो गया पेपर फर्स्ट की बात हमारी। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिलहाल हम बात कर रहे हैं SST की। तो SST में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो SST की टीचिंग मैथडोलॉजी होती है, जिसे हम CDP बोल देते हैं, ठीक है ना, टीचिंग मैथडोलॉजी SST वाली पोर्शन के लिए, ठीक है, ये आती है। इसमें अराउंड आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी का जो पोर्शन होता है वो 90 नंबर का होता है, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड होता है, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये 4 ही पोर्शन होते हैं SST में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पैटर्न। एक संक्षेप में देख लेते हैं हम शॉर्ट में। पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 100 मार्क्स की। पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें SST की तो SST वाले पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और SST, ठीक है ना, ये सारा पोर्शन 100 मार्क्स मतलब कि 200 नंबर का हो गया। और बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। वो कितनी होती है? 1/4, ठीक है ना, जिसे हम 0.25% भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी नेगेटिव मार्किंग। हमने बात कर लिया जनरल पेपर, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। फिर अब बात करेंगे हम जनरल पेपर का सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि जो SST वाला जो पोर्शन है उसका पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को, एक एक जो जो टॉपिक्स, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने अपने सिलेबस के अंदर, अपनी उस PDF के अंतर्गत रखा है, तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप सामने ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है ना। एक सेकेंड, देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हिस्ट्री से हैं। पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री की 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो एंशिएंट और मिडीवल। यहाँ से जो पोर्शन बनता है आपसे DSSB थोड़ा कम पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की
और फिर प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो एंशिएंट और मिडिवल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, बट ये जो दो पोर्शन है, एक तो ठीक है, सही है, अब ऐसे ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के सिलेबस की। तो हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है और फिर प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DSSB के हिसाब से, ठीक है ना। अगर बात करें हम एंशिएंट और मिडिवल की, ये दोनों जो पोर्शन है ये थोड़ा कम रेलिवेंट है, याद कर सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। एक लूसेंट बुक आती है, उसमें आप जाइए, 2 से 3 दिन लगेंगे आपको एंशिएंट और मिडिवल खत्म करने में, ठीक है। और फिर प्लस उसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। 4 से 5 दिन में आपका एंशिएंट और मिडिवल तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन में नहीं, 2 से 3 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी का टाइम है वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री फिर प्लस जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की ना, तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के ऊपर हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, आपको करना क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में अगर देखें तो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, अरे यार, देखिए कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में देखिए वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है उसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, और वर्ल्ड वॉर्स हो गई, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पर फोकस करोगे सच में आपके हिस्ट्री में जो है ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें हैं जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, ठीक है ना। बाकी का जो ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि इसके क्या कारण रहे, क्या इसकी घटनाएं रही, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या क्या परिणाम रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद बात करें हम रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में आपको पता करना है। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही चीज़ें हैं 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक जितना भी पोर्शन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और बाकी का बात करें 1885 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस, जितने भी प्रमुख अधिवेशन वगैरह हुए हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करनी है, ठीक है, मतलब फोकस करना है उनको। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका जो राइज ऑफ सोशलिज्म है, सोशलिज्म वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, राइज ऑफ फेसिस्ट फोर्सेज इन जर्मनी एंड इटली, ठीक है ना, द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, ठीक है। उसके बाद आगे का जो पोर्शन है ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। देखिए आपको ना ये सिलेबस थोड़ा छोटा लग रहा होगा, छोटा नहीं है ये मेन हेडिंग से जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इस सिलेबस को किस आधार पर बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है हिस्ट्री में, ठीक है ना। मेन टॉपिक से इसके अंदर भी सब टॉपिक्स, अगर आप 9th और 10th की NCERTs पढ़ोगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने जियोग्राफी के सिलेबस की। देखिए जियोग्राफी का जो यहाँ पर सिलेबस आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है ये जो यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टॉपिक्स के साथ साथ उसके सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। तो इसको मतलब देखकर डर नहीं जाना, मतलब है ये छोटा, अगर आप करोगे तो 9th 10th 11th 12th की जो NCERT है वहाँ से ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ,
ठीक है। मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें रोटेशन, रेवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, फाइंडिंग टाइम, ये सारे जो सब टॉपिक्स है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। अर्थ इंटीरियर, अर्थ का जो अंदरूनी भाग है, ठीक है ना, आंतरिक भाग है, उसके ऊपर बात कर रहा है ये। ठीक है। उसके बाद बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी थ्योरीज वगैरह है, वैगनर्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये सारी चीज़ें। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, सॉइल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टाइप्स की होती है, भारत में किस तरह की सॉइल पाई जाती हैं, ठीक है ना, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद बात करें एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का क्या क्या रीज़न है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स एंड कर्सर टोपोग्राफी, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्लाइमेट के ऊपर बात करें तो क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर के ऊपर सारा, एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रेशर, ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। आगे बात करें हम, आगे आ जाता है वर्ल्ड की क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वाटर्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, वाटर ओशंस वगैरह, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब कहाँ पर कितना वाटर है, और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वाटर के बारे में, ओशंस के बारे में, कितने ओशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ओशंस हो गए, टाइड्स एंड टाइड करंट्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, ये सारा उसी में आ जाता है, ओशन वाले पार्ट में। ठीक है। साथ ही साथ बायोस्फीयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद इंडिया का साइज, लोकेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक क्लास 6 की एनसीईआरटी में। ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये जो पोर्शन है वो जियोग्राफी वाला, ये इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया का जो भी है वो पार्ट है। ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके आगे बात करें हम, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये एक अच्छा टॉपिक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स, ठीक है ना, डिजास्टर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के हिसाब से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर, ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है। किस चीज़ का? यहाँ से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, जिसमें आप पीपल एज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, पॉवर्टी के बारे में आपको पढ़ना है, फूड सिक्योरिटी किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ, एनरोलमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, बैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, सेंट्रल बैंक फंक्शन और कॉमर्शियल बैंक्स, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के बिहाफ से। अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं, डेट ग्रुप्स आते हैं, डेट ट्रैप आ जाते हैं, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये सारे पोर्शन। फिर उसके बाद बात करें हम सिविक्स। सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जिसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक इन नेपाल, बोलीविया, कॉन्सेप्ट्स डेमोक्रेसी के, ठीक है ना, सैलेंट फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पार्ट, एक क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें DSSB के हिसाब से, अगर इस वाले पोर्शन की। ठीक है ना, ये जितना पोर्शन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, तो हमारी बात होगी ये सारे सिलेबस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और
इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट के सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एक सिलेबस की हैंड रिटेन पीडीएफ भी है, जो उसको भी मैं वहाँ से लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन में ही। और जनरल पेपर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल पेपर का सिलेबस उसे भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, वो मैंने हैंड रिटेन में लिखा हुआ है। देखिए ये सारा सिलेबस है जो जनरल पेपर का भी है, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हैंड रिटेन है मेरा, ठीक है ना। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो पीडीएफ फॉर्म में है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री का है, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके साथ साथ देखिए जनरल पेपर का सिलेबस मैंने आपको बताया है कि 5 पार्ट होते हैं, एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको बता चुका हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारा पोर्शन होता है उसमें, ठीक है ना। वो वहीं से कवर हो जाएगा आपका 20 नंबर का, जो आप एसएसटी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है ना। बात करें हम इसकी, देखिए रीजनिंग में बात कर लेते हैं पहले, रीजनिंग में क्या क्या है और मैथ्स में क्या है। देखिए रीजनिंग में फर्स्ट नंबर अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, फिगर्स क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैचिंग डेफिनेशन एंड मेकिंग जजमेंट, ठीक है। ये हो गया पूरा रीजनिंग का सिलेबस। उसके साथ साथ बात करें हम मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या है? नंबर सिस्टम। इसी में काफ़ी सारे पोर्शन आ जाते हैं, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये हो गया, ठीक है ना। इसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये काफ़ी सारा एक पोर्शन है इसमें जो आ जाता है, प्लेस वैल्यू वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो मैथ्स वाले सिलेबस को काफ़ी सारे जो बच्चे एसएसटी के स्टूडेंट हैं वो कवर नहीं करेंगे। देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, अगर आप इनमें अगर डेली का 1 घंटा भी दे रहे हैं तो आराम से ये क्योंकि अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम नहीं है और जल्दी ही वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 महीने में ये सारा कवर करने में लग जाएगा। ये इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझोगे, ठीक है ना। मैं एसएसटी वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो ये बहुत ही इजी है और आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा समय भी ना देते हो तो इसमें से अगर 20 नंबर का आता है ये, तो 15 नंबर आप आसानी से ले आओगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी, ये मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस हो गया। उसके बाद बात करें हिंदी में, हिंदी का व्याकरण वाला पोर्शन टोटल जो लाइक जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वोकेबलरी, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस, अलंकार, समास वचन, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संधि, लिंग, ये सारे जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हिंदी के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो पहला वाला पार्ट बोला था मैंने हिंदी में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में अगर हम देखें तो, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये सिलेबस में लिखी हुई है वो उन्हीं पर बेस्ड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, उसके बाद ग्रामर आ जाता है वही वाला पोर्शन, और ईडियम और फ्रेजेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का आपको मैं बता ही चुका हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, एसएसटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक लाइए जो जनरल पेपर की होगी, आप प्रैक्टिस के साथ साथ उसे दीजिए ना, ठीक है ना। तो जनरल और साथ ही साथ एक करंट की क्लास भी लेती रहिए डेली, ठीक है। तो ये सारी बात होगी हमारी सिलेबस के ऊपर। एग्जाम पैटर्न को हम डिस्कस कर चुके हैं।
हाँ, उससे इससे अगली जो मेरी वीडियो होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कि जो NCERT बुक्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए और कहाँ से कौन कौन सी क्लास की आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।